आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है झारखंड डीएलएड सेकेंड ईयर 2021 से 23 वाले बच्चों के लिए पेपर आपके तृतीय, जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, इस पेपर का आपका नाम है। इस पेपर के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, यानी कि इसको मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि यह आपका जो क्वेश्चन है यह गेस पेपर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न है, यह सारे प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये क्वेश्चन आपका 2014 से लेकर आपके ये 2020 तक के प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो आपका एग्जाम जो है 10 अक्टूबर से होने वाले हैं, 10 अक्टूबर 2023 से होने वाले हैं, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं इसका प्रयास करूंगा कि आपको मैं आंसर भी करा दूं, लेकिन जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूं वो क्वेश्चन को आप एक बार देख कर चली जाइएगा। पूरे 100% आपको बोलता हूं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं आएगा एग्जाम में, पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं। समझ रहे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड जो आपका डीएलएड सेकेंड ईयर का एग्जाम है वो आपका 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। और हम बात कर रहे हैं थर्ड पेपर का, जिसका नाम आपका विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श है। विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, ये आपका जो है पेपर का नाम है। और यह पेपर आपका जो है फाउंडेशन पेपर आपका 3 है। और हम बात कर ले आपके तो 3 घंटे का एग्जाम आपका होता है, और जिसमें आपका जो है 60 मार्क्स के आपके होते हैं। 3 घंटे के एग्जाम होते हैं और 60 मार्क्स आपके होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर लूं तो आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन होंगे। इनमें से जो है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना होता है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना होता है। बाकी हम जो है प्रश्न के ऊपर चलेंगे और इसमें हम जो है अप्रॉक्स आपको 40 प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आपके सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। 10 अक्टूबर 2023 को आपका यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी मैंने सारे प्रश्नों को इसलिए लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं बेहतर तरीके से। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर प्रबंधन क्या है, विद्यालय प्रबंधन के अर्थ और क्षेत्र का वर्णन करें। अब यहाँ पर जो प्रबंधन बोला गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। और स्कूल का मैनेजमेंट जो होता है उसका अर्थ और उसका क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है वो स्कूल की देखरेख और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो कितने समय पर घंटी लगेगी, कितने समय पर छुट्टी होगी, कौन टीचर कहाँ पढ़ाएगा, कितने समय कॉलेज खुलेगा, स्कूल खुलेगा, बंद होगा, मैनेजमेंट, सारी चीजें उसमें देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख तथ्यों का वर्णन करें। देखिए, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रबंधन के अर्थ, देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन यह दोनों अलग अलग साल में पूछा गया है, इसलिए मैंने ले लिया है। तो देखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि विद्यालय प्रबंधन के जो प्रमुख तत्व है और जो उसका अर्थ है और जो उसका क्षेत्र है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यह आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। दूसरा, हम बात कर ले लोकतांत्रिक समाज में विद्यालय संगठन के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी कि लोकतांत्रिक समाज में जो विद्यालय संगठन है उसका मुख्य जो है सिद्धांत क्या है। जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि आपके 8 सिद्धांत है, वर्गीकरण का सिद्धांत, आय का सिद्धांत, कार्य का सिद्धांत, ये सभी है कि किस कार्य को कौन करेगा। वर्गीकरण यानी कि उनके नॉलेज के अनुसार उनको वर्गीकरण करना और उनको वेतन के अनुसार उनको देना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है क्लास में। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर प्रश्न है, विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं? सुसंगठित विद्यालय से संबंधित विद्यालय कर्मचारियों की भूमिका लिखिए। देखिए, यह सभी जो आपका प्रश्न आ रहा है ना, एक ही आ रहा है। समझ गए? ये भी आपका 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए और मैं आपको बता दूं, ये विद्यालय प्रशासन से आप क्या समझते हैं और विद्यालय प्रशासन के सिद्धांतों की विवेचना करें। आप देख रहे हैं, ये जितना भी मैंने आपको प्रश्न बताया ना, ये एक ही प्रश्न है। ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन प्रश्न आपका एक ही है कि विद्यालय जो आपका संगठन है इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि जो विद्यालय में सुसंगठित विद्यालय होता है उससे संबंधित विद्यालय कर्मचारियों की भूमिका लिखे।
यानी कि विद्यालय जो प्रबंधन है, जो विद्यालय आपका संगठन है, उसका कार्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, और विद्यालय संगठन और या विद्यालय जो प्रबंधन के अंतर्गत जो कर्मचारी है उनका कार्यों की विवेचना करें कि कौन सा लोगों का कार्य क्या है। ये आपका पांचों प्रश्न एक ही है, काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं। तो अब देखिएगा, अब आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। शिक्षा निर्देशन से आप क्या समझते हैं और विद्यालय में शिक्षा निर्देशन कार्यक्रम संगठन की मतलब विशेषताओं को समझाइए। देखिए, शिक्षा निर्देशन, निर्देशन यानी डायरेक्शन, शिक्षा निर्देशन से आप क्या समझते हैं और जो शिक्षा निर्देशन कार्यक्रम संगठन की विशेषताओं को समझाइए। वही बात आ गया, वही प्रश्न है। अगला देखिए, 500 छात्रों वाले विद्यालय के भवन एवं उपहस्करण के संबंध में आपकी क्या विचार है। यानी 500 विद्यालय वाले एक विद्यालय है, उसके भवन की बनावट और इसके उपस्कन कहने का मतलब है कि अन्य जो व्यवस्था होता है, अन्य जो आपकी व्यवस्था होता है उसकी बात कर रहा है। तो मतलब कि अगर मान ले कि आपके विद्यालय में 500 स्टूडेंट है तो उस विद्यालय की भवन और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसके ऊपर आप नहीं लिख सकते हैं कि अगर 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, विद्यालय की कक्षा कक्ष बड़ा होना चाहिए, प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड, शौचालय, पानी पीने के लिए अलग व्यवस्था, खेलने के लिए अलग व्यवस्था, ये सारी चीजें आप वहां पर बता सकते हैं। समझ गए। अगला यहाँ पर है, परामर्श से आप क्या समझते हैं, इसका प्रकारों की व्याख्या करें। परामर्श कहने का मतलब होता है काउंसलिंग। क्या होता है, इसका मतलब होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया हुआ है। समझ गए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। एक सफल प्रधानाध्यापक के गुणों का विवेचना कीजिए। मान लें कि एक बेहतर प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक है, उसका गुण क्या होता है इसकी विवेचना नहीं कर सकते हैं कि एक जो सफल जो आपका प्रधानाध्यापक होता है वो विद्यालय के सभी कार्यों में क्या करता है, बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है और अपने विद्यालय को बेहतर करने का, सर्वश्रेष्ठ करने का करता है। और उसमें बहुत सारी गुण होती है, पढ़ाने का गुण, मैनेज करने का गुण, संगठित रूप में चलाने का गुण, सभी में भाईचारा, प्रेम, एकता, सभी की समस्याओं को सुनना, ये सभी गुण होते हैं। आगे हम बात कर ले, प्रधानाध्यापक की विद्यालय के नियोजन कार्यों में भूमिका स्पष्ट करें। यानी कि विद्यालय की जो नियोजन कार्य होता है, स्कूल मैनेजमेंट जो वर्क होता है, उसमें प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। ऑलरेडी आप सभी लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, बेहतर तरीके से इसका उत्तर दे दीजिएगा। अगला है, सफल प्रधानाध्यापक उत्तम विद्यालय प्रबंधन की कुंजी होता है। इस कथन के आधार पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है, सब एक ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा गया है, हर साल अलग पूछा गया है, बस क्वेश्चन वही है, सबका आंसर वही होगा। समझ गए, यहां भी वही बात बोला गया है, सफल प्रधानाध्यापक उत्तम विद्यालय प्रबंधन की कुंजी होता है और इस कथन के आधार पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। यानी कि प्रधानाध्यापक के जो कार्य है, जो कर्तव्य है, उसके आपको वर्णन करना, इसकी विशेषता, उसका उद्देश्य क्या है, उसको आपको बताना है। अगला यहाँ पर है, निर्देशन एवं परामर्श के बीच अंतर बताइए। जो आपका निर्देशन होता है और परामर्श होता है, इसके बीच में आपको अंतर बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है, देखिएगा, विद्यालय का प्रधानाध्यापक जहाज का कैप्टन जैसा होता है। इस कथन के आधार पर प्रधानाध्यापक के अधिकारों का और कर्तव्यों का वर्णन करें। वही प्रश्न आ गया जो ऊपर था, ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये बोल दिया गया है कि जिस प्रकार जो जहाज का कैप्टन जो होता है, जहाज का पूरा देख रेख करता है, उसका मालिक होता है, ठीक उसी प्रकार जो है एक प्रधानाध्यापक भी जो होता है, क्या होता है, उसके अधिकार और कर्तव्यों का जो है आपको वर्णन करना है। उसका अधिकार और कर्तव्य क्या है इसके बारे में आपको बताना है। वही बातें हैं, प्रश्न घुमा दिया गया है, थ्योरी वही होगा। समझ गए। ये देखिए 5 क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन एक ही बन रहा है। इसके पहले हमने देखा विद्यालय संगठन या विद्यालय जो आपका व्यवस्था था, वो भी आपका एक ही क्वेश्चन था, बस घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं और यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि आपके विचार से कौन कौन से गुण जो है प्रधानाध्यापक को सफल कक्षा अध्यापक बनाता है। यानी कि आपके विचार से प्रधानाध्यापक के अंदर जो है कौन कौन से गुण जो है होना चाहिए और कौन कौन से गुण जो है सफल कक्षा अध्यापन बनाता है, इसके ऊपर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रधानाध्यापक खत्म हो गए। देखिए उधर आपका था स्कूल मैनेजमेंट, यानी विद्यालय का जो प्रबंधन था उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रधानाध्यापक से रिलेटेड पूछे जाएंगे। प्रधानाध्यापक से रिलेटेड उनके गुण, उनके कार्य, उनके कर्तव्य के बारे में पूछा जाएगा और वही विद्यालय प्रबंधन
के मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कितना करेंगे, उनका सिद्धांत क्या है, उनका विशेषता क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपका आ गया कि विद्यालय भवन के भौतिक स्वरूपों की विस्तृत चर्चा करें, यानी विद्यालय भवन की जो आपकी भौतिक संरचना होगी वो क्या होगी। जैसे इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न ऊपर पूछा गया था कि 500 बच्चे का स्कूल है और इस स्कूल में जो है उसका विद्यालय जो भवन होगा वह किस प्रकार का होगा, जो ये विद्यालय भवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इसके बारे में पूछा गया था। तो वही प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, एक ही कलर का क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, सभी को घुमा फिरा कर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के स्थान का चुनाव के लिए किन किन बातों का विचार करेंगे और विद्यालय भवन की आवश्यकताओं की विवेचना करें। देखिए यही प्रश्न है विद्यालय भवन से रिलेटेड, यानी कि आपको मैंने क्लास में बताया था कि विद्यालय भवन की जो संरचना होती है वो कैसी होनी चाहिए और विद्यालय भवन के चुनाव के समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सड़क से जुड़ा हो, अस्पताल हो, नजदीकी इलाका हो बच्चों से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ जो है ऐसी जमीन हो जहां पर भूस्खलन नहीं हो, भूकंप नहीं आए और ज्यादा पानी वहां पर नहीं लगे, ऐसी स्थिति में हमें वहीं पर बनना चाहिए, रोड से कनेक्टेड हो, ये सभी सुविधा होनी चाहिए। अगला यहां पर देखिएगा, विद्यालय भवन एवं विद्यालय भवन संबंधित शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण की संक्षिप्त विवेचना कर। देखिए विद्यालय भवन एवं विद्यालय भवन से संबंधित शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण की संक्षिप्त विवेचना कर, यानी कि विद्यालय भवन हमें क्यों जरूरी है और विद्यालय भवन से संबंधित जो शैक्षिक जो मतलब का आवश्यकता है वो क्या क्या है। जैसे कुर्सी, बेंच, टेबल, चेयर, पंखा, शौचालय, पानी, खेल का मैदान, ये सभी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें के बारे में आप लिख दीजिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए विद्यालय भवन यानी कि जो आपको मैंने अभी तीन ही टॉपिक आपको बताया है, एक आपका विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय संगठन और आपका एक प्रधानाध्यापक और ये आपका विद्यालय भवन, ये सभी के अर्थ, गुण, व्यवस्था, प्रकृति, सिद्धांत सभी पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जितना भी मैंने यहाँ पर प्रश्न आपको बता रहा हूं ना, इससे बाहर आपको एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, कंफर्म है 100%। यहां देखिएगा, एक अच्छे विद्यालय भवन के लिए आपकी क्या जरूरी है, संक्षिप्त वर्णन करें। अब बताइए एक अच्छे विद्यालय भवन के लिए क्या जरूरी है। अब मान लें कि यहाँ पर मुझे एक विद्यालय बनाना है और इस विद्यालय के बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए, जमीन बेहतर चाहिए, सभी एरिया से जुड़ा होना चाहिए, कैसे बनाए, कितना एरिया होना चाहिए क्लासरूम का, कितना प्लेग्राउंड होना चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में आप लिख दीजिएगा, आपका जो है प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम एक और अलग बिंदु के ऊपर बात करेंगे, इससे भी रिलेटेड आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिएगा, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की क्या समस्याएं हैं और इन संबंध में झारखंड की क्या स्थिति है। यानी कि भारत में जो है बालिकाओं के शिक्षा से संबंधित क्या समस्या है और झारखंड की यहाँ पर स्पेशल बात किया है क्योंकि झारखंड डीएलएड से रिलेटेड है, तो आपके एरिया का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि झारखंड में बोला गया है, मतलब कि बोला गया है कि भारत में बालिकाओं की शिक्षा की समस्या क्या है। देखता नहीं है लड़कियों की शिक्षा को लेकर कितनी सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को डिनोट करते पूछा गया है कि झारखंड में जो है क्या स्थिति है। अगला यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जनजाति या पिछले वर्ग की शिक्षा की समस्याओं एवं समाधान करी, समस्याओं एवं समाधान का वर्णन कर। देखिए वही प्रश्न है, अब यहाँ पर बालिका पूछ लिया, यहाँ पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग पूछ लिया कि उनकी शिक्षा से संबंधित क्या संबंधित है, क्या समस्या है, क्या चुनौती है। अगला देखिएगा, विकलांग बच्चों की शिक्षा की क्या समस्या है जिन्हें देश के आज सामना करना पड़ रहा है। वही प्रश्न, देखिए शिक्षा ही है, मेन टॉपिक आपका शिक्षा है। बालिका को जोड़ दिया, अनुसूचित जाति को जोड़ दिया और यहाँ पर विकलांग बच्चों को जोड़ दिया। अब उसकी स्थिति बता दीजिए जो हमारे एट द प्रेजेंट टाइम भारत में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है। यहां देखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है शिक्षा को लेकर, इसको लेकर, शिक्षा को लेकर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर ले, निर्देशन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आपका निर्देशन है वो क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। समझ गए। ये देखिए आप आ गया ना शिक्षा से रिलेटेड। अब हम यहाँ जो है कुछ और महत्वपूर्ण देखेंगे, तो ये देखिएगा, एक सफल शिक्षक के गुण क्या है विवेचना कीजिए। एक गुड टीचर का जो है आपका उसका गुण क्या होता है उसकी विवेचना करना है। अगला है शिक्षक के गुण एवं कार्यों का वर्णन करें। देखिए एक ही प्रश्न 2 साल अलग अलग तरीके से पूछा गया है, यहाँ भी शिक्षक की बात कर रहा है और यहाँ भी शिक्षक की गुण की बात कर रहा है, यहाँ भी गुण और उसके कार्यों की बात कर रहा है। अगला है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका पर आलोचनात्मक समीक्षा करें। यहाँ भी शिक्षक की जो है भूमिका पूछा है, किसके लिए, सामाजिक परिवर्तन में। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसमें जो है रोल अदा करते हैं, वो कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो वो आपके शिक्षक करते हैं। बच्चों को जो है समाजीकरण के बारे में, समाज की विशेषताओं आवश्यकताओं के बारे में और उनके जो जीवन है उसके जो भविष्य बनाने में जो है शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, क्लियर हो गया शिक्षक। अब यहाँ पर एक और जो है आपका बिंदु आ जाएगा, अब यहाँ पर अभिलेखों की बात होगी, यानी कि जो आपका विद्यालय में अभिलेख होते हैं, यानी कि जो आपके
फाइल होते हैं, रजिस्टर होते हैं, उसके ऊपर बात होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय अभिलेख से लक्षणों का वर्णन कर, यानी कि विद्यालय जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स यानी कि जैसे कि बच्चों का अटेंडेंस, टीचर का अटेंडेंस, पेमेंट का अटेंडेंस, मिड डे मील के अटेंडेंस, ये सभी चीजें होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, स्कूल अभिलेख और रजिस्टरों की क्या उपयोगिता है, आप इन अभिलेखों की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। अब बताइए कि स्कूल में जो है, जो हमारा रजिस्टर होता है, जो हमारा अभिलेख होता है, जैसे कि मिड डे मील का हो गया, पैसा का हो गया, स्वास्थ्य वितरण का हो गया, या आपका टीचर का अटेंडेंस, बच्चों का अटेंडेंस, तो क्यों जरूरी है? इससे पता चलता है ना कि कौन कितना दिन आ रहा है, क्यों आ रहा है। सभी अपने कार्यों के प्रति जो है ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा झुके होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम टेबल और स्कूल के प्रतिबिंबित करता है, इस कथन के आधार पर टाइम टेबल बनाने समय किन सिद्धांतों को ध्यान देना चाहिए। बताइए, स्कूल चलेगा तो टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगा। अब टाइम टेबल से जुड़े हुए सभी चीजों को देख लीजिए। अगला प्रश्न, टाइम टेबल का निम्नलिखित सिद्धांत का आधारित बताइए। टाइम टेबल क्यों जरूरी है? टाइम टेबल हमें इसलिए जरूरी है कि अगर टाइम टेबल स्कूल में नहीं रहेगा तो सही समय पर बच्चे नहीं आएंगे, सही समय पर टीचर नहीं आएंगे, और सही समय पर कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा विद्यालय का जो संगठन है, जो हमारा विद्यालय का प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो बिगड़ जाएगा। तो हमें विद्यालय के प्रबंधन के लिए हमें समय सारणी की जरूरत पड़ती है, ताकि हम जो है सही समय पर सही कार्य कर सके। तो ये सारी चीजें लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि कितना बजे आना है, कितना बजे क्लास लेंगे, कितना बजे क्या होगा, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पुस्तकें जवानी के मार्गदर्शन और बुढ़ापे में मनोरंजन, इस कथन के आधार पर पुस्तकालय के महत्व को बताइए। यानी कि जो पुस्तक होता है वह मतलब मार्गदर्शन होता है, कब का? जवानी में मार्गदर्शन देता है, और बुढ़ापे में क्या करता है? मनोरंजन का साधन होता है। किस प्रकार होता है? तो हम लोग जब जवानी में होते हैं तो हम लोग किताब जो होते हैं नॉलेज के लिए, और साथ ही साथ जो है मतलब मार्गदर्शन, हमारे अपने मार्ग को पाने के लिए करते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जैसे हम बुढ़ापे की ओर बढ़ जाते हैं, बुढ़ापा में चले जाते हैं, तो हम वहां पर केवल किताबें जो है मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। समझ गए? आगे यहाँ पर है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या करें। आंगनबाड़ी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों को गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, जो बच्चे नहीं जा सकते हैं, विद्यालय दूर है, तो आंगनबाड़ी की स्थापना किया गया, ताकि हर क्षेत्र, हर बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला है, एक अच्छी पुस्तकालय के महत्वों को विवेचना कीजिए। यदि आपके किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियुक्त कर दिया जाए तो आप अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे? मतलब वही बताइए कि एक अच्छा पुस्तकालय क्यों जरूरी है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक अच्छा पुस्तकालय जो होता है बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाता है। सारी चीजें को वहां पर पुस्तक रखेंगे तो बच्चे वहां पर आएंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान को अर्जित करेंगे। और अगर हम एक प्रधानाध्यापक के रूप में देखेंगे तो अपने विद्यालय को सुसंगठित व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें जो है पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। और पुस्तकालय में तरह तरह की किताबें होती है, बच्चे अपने रुचिपूर्वक किताब को पढ़ते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का विवेचना करें। यानी कि जो टीचर होते हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसका क्या उद्देश्य है उसकी बात करें। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी शिक्षक जो होता है ट्रेनिंग इसलिए लेता है ताकि आगे चल के वो बेहतर कार्य कर सके, और किसी भी कार्य करने के पहले हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भी जो है शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब वो स्कूल में पढ़ाने जाए तो उस समय वो बेहतर तरीके से पढ़ा सके बच्चों को। समझ गए? इसलिए दिया जाता है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेंगे, प्रखंड संसाधन केंद्र क्या होता है और प्राथमिक शिक्षा के कार्यों का वर्णन करें। प्रखंड यानी कि जो BLC होता है, कुछ करके ऐसे ही ब्लॉक कुछ होता है, ब्लॉक का ही होता है। प्रखंड संसाधन केंद्र का कार्य यह होता है कि गांव में जितने भी स्कूल है उसकी देखरेख करना और सभी चीजों को मुहैया उपलब्ध कराना। इसके बारे में लिख लीजिएगा। अगला है, खेल के मैदान के महत्वों की विवेचना करें। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और बच्चों को हम जो है खेल विधि के माध्यम से तरह तरह के अवधारणाओं को बेहतर तरीके से, इजी तरीके से बता सकते हैं। और खेल का मैदान विद्यालय में होना अति आवश्यक है। समझ गए? ये जानते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाज के बीच संबंध का वर्णन करें। विद्यालय और समाज क्या है? एक दूसरे के अंतःपूरक है। विद्यालय चाहता है कि समाज अच्छे बच्चे भेजे हमें पढ़ाने के लिए, और समाज चाहता है कि विद्यालय हमारे बच्चों को बेहतर बनाए। ये दूसरे को पूरक है। समाज एक लघु है, जबकि विद्यालय मतलब समाज एक बृहद है और विद्यालय आपका लघु है। समाज जो है विद्यालय का एक बड़ा हिस्सा है। समझ गए? आगे हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न देख लिए, और देखिए अब आपका लास्ट प्रश्न जो है पूछता है इस तरह कर कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे। और टिप्पणी लिखने के लिए आपको महत्वपूर्ण जो मैं यहाँ पर पॉइंट बताने वाला हूं, इन पॉइंट को छोड़कर एक भी बाहर आपका पॉइंट नहीं आएगा। जो मैं अभी आपको बताऊंगा यही पॉइंट आपका आएगा। जैसे एनसीईआरटी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, फिर देखिए सेवाकालीन प्रशिक्षण, पंचायती राज, ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपके पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यूनिसेफ, यहाँ पर आपका यूनिसेफ वर्ग कक्षा के बारे में पूछ सकता है, टाइम टेबल के बारे में, खेल का मैदान, बालिका शिक्षा, छात्रावास, शिक्षक के कर्तव्य, डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग क्या है जो आप लोग DLED कर रहे हैं,
इसके बारे में पूछ सकता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आपका लास्ट जो है आंगनबाड़ी और प्रखंड संसाधन केंद्र और विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण, समझ गए। द एंड यहाँ पर होता है। और हमने जो यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन बताया, इसको अगर एक बार आप लोग पढ़ लेते हैं और चल जाते हैं तो मैं आपके दावे के साथ कहता हूं कि जो आपका 10 अक्टूबर 2023 को एग्जाम है डीएलएड झारखंड के सेकंड ईयर का, उसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आशा करता हूं आप सभी लोग इस प्रश्न को कीजिएगा, मैं भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।